अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ साइटोप्लाज्म। दिस इज़ फ्रॉम बॉटनी पेपर सी सेल बियोलॉजी। आपका जो पेपर सी है सेल बियोलॉजी एंड एवोल्यूशन, उसमें से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने। और उसका ये है जी नेक्स्ट के साइटोप्लाज्म क्या है। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी किया था, और आज हम देखने के साइटोप्लाज्म क्या है। तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ की भी हेल्प कर सकें। और इसके अलावा ये है कि आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें @ParkBotanist ऑफिशियल, और फेसबुक पेज को भी लाइक करें विच इज़ ParkBotanist। और आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफ्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज़ बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन। अब जो एरिया सेल मेम्ब्रेन का सेल का बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। यानी ऐसी जगह जो कि सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इन दोनों के दरमियान में होती है, उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। एंड इट इज़ लिविंग विस्कस। ये एक लिविंग होता है, लिविंग पार्ट है। विस्कस है, विस्कस मीन्स के सेमी फ्लूइड जेली लाइक्स ऑफ फ्लूइड है। ना तो ये बहुत ज़्यादा बारीक या पतला थिन कहते हैं उसको, और ना ही ये बहुत ज़्यादा जो है वो विस्कस या गाढ़ा है। ठीक है, सेमी विस्कस है, मीडियम से इसकी कंसिस्टेंसी है। सब्सटेंस ऑफ द चेंजिंग कंसिस्टेंसी, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो डिफरेंट लेवल पे चेंज होती रहती है। तो इसलिए हम इसको साइटोप्लाज्म को सेमी विस्कस सब्सटेंस कहते हैं। कंपोस्ट ऑफ द हाईली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इसमें हाईली कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज मॉलिक्यूल्स होते हैं। डेट एग्जिबिट्स द सर्टेन फंक्शन। सारे जो भी मॉलिक्यूल है उनके प्रॉपर एक फंक्शन है विच इज़ फिजिकल एंड द बियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं उसकी, और बियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एंड द साइटोप्लाज्म इज़ फाउंड इन यूनिवर्सली इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये ऑल प्रोकैरियोटिक एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स में साइटोप्लाज्म मौजूद ज़रूर होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स सेल हो। तो लेकिन बात यह है कि उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो ज़रूर शामिल होता है, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि जब उसमें साइटोप्लाज्म होता है तो मीन्स कि उसका एक लिविंग पार्ट है ये पूरा। ठीक है, तो विच इज़ द साइटोप्लाज्म इज़ फाउंड अंडर अच्छा यूनिवर्सल इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स, तमाम सेल्स के अंदर है। और इसके अलावा ये बात भी है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में है। एंड द साइटोप्लाज्म कंटेन द ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको हम डिक्टायोसोम्स भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइक्रोबॉडीज़ एटसेट्रा। यानी ये सब जो है ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म के अंदर ही हैं। इनको हम टाइम टू टाइम साथ साथ डिस्कस करेंगे, और बहुत सी जो है वो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं या आपको इनके बारे में पता होगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड पार्टिकुलर ऑर्गन ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कोलाइडल एरिया फ्री फ्रॉम द ऑर्गेनल। और उसके अलावा दूसरा पार्ट जिसको हम साइटोसोल का नाम देते हैं, एक तो ये ना जिसमें ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, जिसमें पार्टिकुलर ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, और जिसमें दूसरे ऑर्गन्स भी हैं ये जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड द राइबोसोम्स एंड द मैट्रिक्स नाउ कॉल्ड द साइटोसोल। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो एक मैट्रिक्स है जिसको साइटोसोल कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह के ऑर्गेनल नहीं है। ठीक है, और ये एक ट्रांसपेरेंट सा सेमी फ्लूइड कोलाइडल सा सोल्यूशन है, एंड दैट्स फ्री फ्रॉम ऑर्गेनल, किसी भी तरह के ऑर्गेनल उसमें प्रेजेंट नहीं होती। हाउ एवर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर जब देखा जाए हैज़ रिवील्ड एट दैट द प्रेजेंस ऑफ द ट्यूबुलर एंड द रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स नाउन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट है। ट्यूबुलर रोड शेप स्ट्रक्चर एंड माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स जो कि रोड शेप्ड अगर हैं तो वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और अगर ट्यूब्स हैं या ट्यूबुलर हैं तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी इसमें एक नेटवर्क पूरा प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, एंड द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, एंड मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एंड बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस, क्योंकि इसमें बहुत सी जो बायोसिंथेटिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में ही होती हैं। ऑफ दिस सेल सच एज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, एंड आल्सो द कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, यानी जो इसमें इसके अलावा वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सच एज सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशंस, इंट्रासेलुलर मोशंस
एंड द अमीबाइड मोशंस या मूवमेंट्स, ये इसकी कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी कुछ डिटेल भी आगे आ जाएगी, वैसे मैं आपको सिंपल सा समझा देती हूँ कि सोल जेल है, मतलब कभी सोल कभी जेल, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते रहते हैं, सोल्यूशन और थोड़ा विस्कस सा मटेरियल। उसके अलावा इंट्रासेलुलर मूवमेंट भी इसके अंदर है, सेल के अंदर अंदर अमीबाइड मूवमेंट्स भी हैं, जैसे अमीबा मूव करता है उस तरीके से। फिर स्पिंडल की वजह से मूवमेंट होती हैं, मेनली फिब्रिल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से। डिफ्रेंसिएशन इज फाउंड इन दी सेल्स और दी, फॉर एग्जांपल दी सेलुलोज फिब्रिल्स हमें नज़र आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आती हैं, एंड दी माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये सब चीज़ें एक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है। यू कैन हैव ए स्क्रीनशॉट, अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको ऐसे ही यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जस्ट फॉर यू मैंने यहाँ पे इसको होल्ड किया है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी, जैसे इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर अब क्या होगा जब उसको हम माइक्रोस्कोपिकली बहुत डिटेल में देखेंगे। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स अपीयर्स होमोजीनियस, एक जैसा ही नज़र आता है, और फाइनली ग्रैनुलर एंड इट हैज़ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी उसमें कम ही होती है, एक जैसा मिक्सचर नज़र आता है इन सम सेल्स। लेकिन अगर हम कुछ सेल्स में देखें, फाइनल फिलामेंट्स ऑफ द लेस देन 100 ग्रैन्युलर, और यानी इसमें ये भी है कि उसके अलावा पैरेलल एरे में 100 ट्यूब्यूल्स जो हैं उसकी यानी एक पूरा एक नेटवर्क बना होता है, ये वो भी हमें इसमें नज़र आता है। ऑर्गेनाइज्ड पैरेलल एरे ऑब्जर्व्ड, यानी वो भी इसमें नज़र आएगा। एंड देयर आर कंसिडर्ड टू बी दी कंसर्न विद द फेज चेंजेस या फेज रिवर्सल प्रॉपर्टी जो है इसकी, जैसे सॉल्यूशन और जेलेशन, यानी सॉल्यूशन में वो सोल बन जाता है, जेलेशन में वो जेल बन जाता है ऑफ द साइटोप्लाज्म। इस प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो इसकी ये जो फिलामेंट्स है ना, 100 फिलामेंट्स, यही उसमें इस तरह का काम इसको परफॉर्म करने में, एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यानी सोल और जेल वाली जो कन्वर्जन है वो इसी की मदद से हो रही है, फिलामेंट्स की मदद से। उसके अलावा विद द इम्प्रूव्ड टेक्निक्स, अगर और भी टेक्निक्स के साथ इसको यूज़ किया जाए, इट हैज़ बीन फाउंड एट द माइक्रो, यानी इसमें मैक्रो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी है। फॉर एग्जांपल दोज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द matrix varies in different cells and also in different regions of the matrix, यानी जो different macromolecules है उसमें different cells में differentiations भी है, इसके अलावा कि एक ही matrix के अंदर भी उसमें काफ़ी differentiation है। and these structural proteins form a network in which the polypeptide chains may be held together, और ये प्रोटीन आपस में मिलकर polypeptide chain मिलकर जो है एक स्ट्रक्चर बनाती हैं by cross linkages, ठीक है, ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वेन वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस एंड चार्जेस चेंजेस इन स्ट्रेंथ ऑफ दीज क्रॉस लिंकेजेस आर कंसिडर्ड टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेज रिवर्सल, और इन्हीं की वजह से जो है ये फेज रिवर्सल होता है कि ये जो चार्जेस का चेंज है या ये माइक्रोफिलामेंट्स की मूवमेंट है, इस वजह से ये फेज डिस्पर्सल का काम होता है। उसके बाद है जी केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कौन कौन से इसमें जो है वो केमिकल्स आ सकते हैं। फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये समटाइम्स आ जाता है पेपर में 3-4 मार्क्स का 2011 में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा अब केमिकल नेचर जो होगी तो इसमें इसका मतलब है कौन कौन से केमिकल्स होंगे। केमिकल साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों केमिकल हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिकल में अगर हम देखें तो कौन से हो सकते हैं, द इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स आर द वाटर एंड द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। दो चीज़ें इनऑर्गेनिक में आ जाएंगी। वाटर में वाटर इज़ द मेन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 90% ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसका जो टोटल वेट है उसमें से 90% वाटर ही होता है। However, it varies different parts of the matrix, and for example, in the woody parts, it is 52%, 85 to 95% in succulent parts। अब ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफ़र कर सकता है। अगर कोई वुडी पार्ट है जहाँ पे सिर्फ लकड़ी का ही काम है तो वहाँ पे ये हो सकता है कि वाटर की कंसनट्रेशन 90% तक हो, लेकिन अगर कोई 80% तक हो, लेकिन अगर कोई 50% तक हो, लेकिन अगर कोई सक्यूलेंट पार्ट हो तो हो सकता है वहाँ पे वाटर की स्टोरेज जो है वो ये साइटोप्लाज्म में 85-90 तक भी जा सकती है।
इसके अलावा जैसे 95 to 98% हाइड्रोफाइट के केस में होगा एंड ओनली 10% इन वाटर कॉन्टेंट्स ज़ीरोफाइट्स में या ड्राई सीड्स में जो होता है जस्ट 10% होता है. एंड द वाटर फाउंड हैज़ अ फ्री वाटर अबाउट 95% ऑफ द टोटल में से 95% जो है ना वो फ्री ही होता है, विच इज़ फाउंड इन जो इन द सेल है विच एक्ट एज ए सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा एंड डिजॉल्व द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में जो भी कंपोनेंट्स है उसको वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है. सराउंडेड वाटर अबाउट 5% है एंड दैट इज़ लिंक्ड टू दी कंपाउंड्स प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स, जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है मैट्रिक्स में सच एज प्रोटीन्स वगैरह हैं उनके साथ ये कनेक्टेड ही होता है ये वाटर जो है. ठीक है, इस तरह से वाटर कंसेप्ट. उसके अलावा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स अगर हम देखें तो दूसरे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, अबाउट 30% जो है 36 एलिमेंट्स इसमें टोटल हो सकते हैं अगर इन द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, अपने डिफरेंट प्रोपोर्शंस और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है मेटाबॉलिक परफेक्शन ऑफ द लिविंग सिस्टम एंड जो उसका पूरा एक फंक्शन है. ठीक है, प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट एंड इसमें किसी भी तरह के केमिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं जिससे क्वांटिटीज एंड दीज आर द कॉल्ड दी मैक्रोमोलिक्यूल्स, इन्हीं को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं जो कि उसमें प्रेजेंट है, जो मेटाबॉलिकली भी इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें फिजिकली भी पार्टिसिपेट करेंगे एंड टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ दी मैक्रोमोलिक्यूल. अब दूसरी बात है कि इसमें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का छोटे छोटे मिलके आपस में मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बना देते हैं. और इसके अलावा लिविंग पार्ट्स या लिविंग सिस्टम जो हैं उसके डिफरेंट कॉम्पोजिशन बना देते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, जैसे मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम अगर प्रेजेंस है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दी डिफरेंट जो क्या कहते हैं उसको क्लोरोफिल वगैरह है उसकी सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम चाहिए. तो इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड जो हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और वो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके फिर इसेंशियल पार्ट्स या इसेंशियल कंपोनेंट जो हैं वो बनाते हैं. इसके अलावा डीएनए, आरएनए, एटीपी ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं. कैल्शियम के आयंस है इंपॉर्टेंट फॉर द पैसेज, जो ये कैल्शियम पम्प्स वगैरह हैं इसमें ये आ जाते हैं. ये दे आर कंसिडर टू बी द कैल्शियम पेक्टेट का जो पार्ट होता है विच फॉर्म दी डिफरेंट, उसमें कोई कैल्शियम पम्प्स जो है ये कैल्शियम बना देता है. तो इस तरह से बहुत सी एग्जांपल है. कॉपर है, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, सेलेनियम, इस तरह के बहुत से जो हैं ये जो चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स वगैरह हैं ये मिलकर डिफरेंट चीज़ें बना देते हैं. प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, ये भी प्रेजेंट मैट्रिक्स में ही सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट सिंथेसिस कॉल द मैक्रो एलिमेंट्स एंड द मास ऑफ दीज एक्ट एज द को फैक्टर, और इनका मैस जो है इसको को फैक्टर कह देते हैं मिलके आपस में, और ये माइक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो एलिमेंट्स भी बनाते हैं. उसके अलावा दूसरा जो है वो है ऑर्गेनिक केमिकल कंपोनेंट्स. उसमें कौन से होंगे ऑर्गेनिक में, फिर ये आ जाते हैं हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह. द मोस्ट कॉमन फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ दी साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स. ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं. अब प्रोटीन्स आपको पता है प्रोटीन्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है साइटोप्लाज्म का. अबाउट 40 to 55% जो है वो प्रोटीन ही होता है, फॉर्मिंग द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एंड बट इन दिस सर्टन केसेस जो है फिजियोलॉजी में एक्टिविटीज़ में हमारे पास प्रोटीन का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. राइज फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल जो बननी है उसमें प्रोटीन ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स वगैरह भी बन सकती हैं. उनकी फॉर्मेशन के लिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रोटीन्स का होना वहाँ पे ज़रूरी क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन होगी. तो इन एडिशन एंजाइम्स में प्रोटीन का बनना ज़रूरी है. एंजाइम्स डेट ऑफ अबाउट 20 to 25% जो है दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉन्टेंट ऑफ द सेल्स एंड आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ही ये प्रेजेंट होते हैं एंड द एंजाइम कैटालाइजेस द important reactions such as glycolysis, activation of the amino acid, respiration, photosynthesis, बहुत से ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस. एंड द soluble proteins form the colloidal dispersion of the therefore ये जो colloidal proteins हैं वो colloidal dispersions वगैरह बना देते हैं. and the nature of the matrix is largely due to the presence of the protein की प्रेजेंस की वजह से ही साइटोप्लाज्म की नेचर ऐसी होती है.
आल्सो प्रोटीन एक्ट एज द बफर्स एंड द प्रेजेंट चेंजेस इन द सेलुलर पीएच, यानी किसी भी तरह का सेलुलर पीएच में चेंज होता है तो उसको प्रिवेंट करते हैं ये प्रोटीन्स वगैरह जो हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनर्जी, आपको पता है क्योंकि ये बहुत बड़ा सोर्स होते हैं एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट्स आप बहुत एनर्जी ले सकते हैं जब टूटते हैं। द फॉर्म अबाउट 12 to 14% ऑफ दी टोटल ड्राई वेट जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। एंड द मैट्रिक्स जैसे ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कंसनट्रेशन सर्टेन माइक्रोब्स भी उसमें साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं ये। एंड द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स ऑफ दी मैट्रिक्स इस पेंटोसिस, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज वगैरह ग्लैक्टोज वगैरह आ जाते हैं। पेंटोसिस हैं जो कि मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके अलावा राइबोसिस हैं और डीऑक्सीराइबोसिस हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि डीएनए आरएनए वगैरह हैं। एंड हेक्सोसिस हैं जिसमें ये ग्लूकोज वगैरह आ जाता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये 6 वाले हैं ना, और 5 वाले पेंटोसिस होते हैं। ये सब कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा दी अबंडेंस आर डाइसेक्राइड फॉर द प्लांट सेल इज दी सुक्रोज, और अगर डाई में देखें तो वो सुक्रोड है। एंड चीफ द पॉलीसेक्राइड अगर देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सेलुलोज है। एंड द स्टार्च अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन एंड द शुगर्स आर ट्रांसलोकेटेड, ये ट्रांसलोकेट भी हो सकते हैं इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ द सुक्रोज की फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है यूजुअली। एंड सेलुलोज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चरल रोल, क्योंकि ये स्टोर ही रहता है द मेनटेन द कंसिस्टेंट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि सेलुलोज जो है वो सेल वॉल का मेन कॉम्पोनेंट है। उसके अलावा जी हमारे पास आते हैं लिपिड 12 to 14% बनाते हैं टोटल ड्राई वेट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स विच इज द लिपिड्स, एंड दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सोलेबल भी नहीं है बट सोलेबल इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक में ही सोलेबल है। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल वगैरह है, बेंजीन है, क्लोरोफिल वगैरह हैं। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन के ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हार्मोन्स एंड द विटामिन्स they formed in the cytoplasmic matrix, and the lipids occur in the form of the नेचर कंपाउंड, जैसे फैट्स की फॉर्म में, फैटी एसिड्स की फॉर्म में, या फॉस्फेटाइड्स की फॉर्म में, वैक्सीज हो सकती हैं या स्टीरॉयड हो सकते हैं, ये सब लिपिड की ही फॉर्म्स हैं, ठीक है। एंड द फॉस्फोलिपिड्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स अलोंग द प्रोटीन्स, एंड द लिपिड्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द सेल्स, और सेल के लिए लिपिड एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। चौथा और आखिरी जो पार्ट इसका बनता है, इसमें पार्ट्स आते हैं वो हैं जी न्यूक्लिक एसिड्स के। और न्यूक्लिक एसिड आपको पता ही है, दे आर द कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो इंपॉर्टेंट भी बहुत है, जिसमें डीएनए और आरएनए आ जाता है। दे कंट्रोल द हेरिडिटी, जिसमें डीएनए आ जाता है, इंपॉर्टेंट बायोसिंथेटिक कंपोनेंट भी बनाते हैं, सिंथेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ दी सेल भी परफॉर्म करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स अकर इन द साइटोप्लाज्म या सेल, हमें 2 ही मिलती हैं, जिसमें आरएनए और डीएनए है, ठीक है। तो उसकी फिर आगे से आप थोड़ी सी डिटेल आगे डिस्कस कर सकते हैं कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है और ये वो। तो ये हमारे पास पूरी एक कॉम्पोजिशन आ जाती है साइटोप्लाज्म की, ठीक है। तो इट वाज टुडेज लेक्चर। आई होप के लेक्चर आपको इजी भी लगा हो और समझ भी आई हो। कोई एक्स्ट्रा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, डिस्कस करें, कमेंट्स करें। इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।